नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। 17 तारीख से लेकर के और 21 तारीख तक दिल्ली के अंदर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को राहत नहीं मिल रही है। हालांकि पिछले 2 दिन से दिल्ली के अंदर मौसम थोड़ा ठीक हुआ है। जिस तरह से दिल्ली में हल्की फुल्की दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में बारिश हुई है, उसकी वजह से पारा ज़रूर गिरा है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगर बात की जाए तो दिल्ली में 21 और 22 तारीख से मौसम में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ से उठने वाला जो मौसम है वो अब वापस होता चला जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो आने वाले समय में दिल्ली में 22 तारीख के बाद आपको बारिश देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि अगर फ़िलहाल की बात कर ली जाए तो 2 दिन से दिल्ली के अंदर मौसम थोड़ा ठीक ठाक है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली में हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 दिन तक किसी तरह का मौसम बना रहेगा और हल्की फुल्की बारिश होगी। हालांकि एनसीआर के इलाकों की अगर बात की जाए, गाज़ियाबाद, हापुड़ और इसके आसपास के इलाकों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली में थोड़ा प्रभाव भी देखने के लिए मिला है। फ़िलहाल की बात कर ली जाए तो आज दिल्ली में सुबह से तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिससे जनता को राहत ज़रूर मिली है। लगातार पड़ रही गर्मी से दिल्ली की जनता जूझ रही थी और उससे थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। वहीं लगातार हुई मौसमों की तब्दीलियों से और बारिश से थोड़ा सा पर्यावरण प्रदूषण भी साफ़ हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं और आने वाले समय में पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए खासा इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार आने वाले समय में क्लाउड सीडिंग भी करा सकती है, यानी कृत्रिम वर्षा भी कराई जा सकती है अगर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन फ़िलहाल अभी दिल्ली के हालात सामान्य नज़र आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दिल्ली में भी अब बिहार की तरह एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में भी सन 2002 में हुए एसआईआर को आधार बनाकर यह प्रक्रिया की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि सन 2002 में हुए एसआईआर के बाद जिन वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में था, उन्हें किसी भी तरह की आईडी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन वोटरों का नाम उस दौरान वोटर लिस्ट में नहीं था, उन्हें अपने पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता है। जिन वोटरों का नाम था वह एक फॉर्म के जरिए इस पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया के बाद अपने नाम को पुनः पंजीकृत करा सकते हैं। साथ ही इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है और लगातार अलग अलग तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगा रही है। विपक्ष का लगातार कहना है कि चुनाव आयोग वोट काटने का काम कर रही है। साथ ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इन सब से हट के चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण की जाएगी और यह प्रक्रिया पूरे देश में पूर्ण की जाएगी। और इसे लेकर दिल्ली के चुनाव आयोग अधिकारी का कहना है कि दिल्ली में इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। साथ ही दिल्ली के चुनाव आयोग कर्मचारी और बूथ लेवल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू किया जा चुका है। और सन 2002 में हुए चुनाव के बाद जिन वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में था, उनकी सूची को ऑनलाइन वेबसाइट पे पब्लिश भी कर दिया गया है। उनका कहना है कि दिल्ली में वोटर्स के घर घर जाके यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और इसकी शुरुआत दिल्ली में आज से कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर लगातार हो रही बारिश की। क्योंकि लगातार देखा जाए तो जो आफत की बारिश है वो उत्तराखंड के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के कई जगहों पर जो बादल फटने की घटनाएँ हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखे जाए, यदि मैं बात करूँ धराली, थराली या फिर सहस्त्रधारा या फिर चमोली की, तो लगातार जो बादल हैं उससे कहीं ना कहीं तबाही मची है। और ये तबाही मचने के कारण जो लोगों के घरों में पानी घुसा है या फिर मलबा घुसा है, वो निकालना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। क्योंकि देखा जाए कि यदि मैं बात करूं राजधानी देहरादून के लाल तप्पड़ की डोईवाला क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी जो मलबा है वो लोगों के घरों में घुसा है और उसको निकालना कहीं ना कहीं एक चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं ये आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि उनके लिए
तमाम जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं, लेकिन देखिएगा कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के घरों में पानी घुसा है या फिर मलबा घुसा है उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन उनकी किस तरीके से मदद करता है। लेकिन वही देखिएगा कि बरसात के चलते कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो काफ़ी अवरुद्ध हुए हैं। यदि बात की जाए राजधानी देहरादून की तो कई रास्ते ऐसे हैं कि जो अवरुद्ध हो चुके थे। हालांकि जो प्रशासन की टीमें हैं और लगातार उनको खोलने का प्रयास भी कर रही हैं। वहीं माल देवता की बात करें तो क्योंकि सहस्त्रधारा में जिस तरीके से बादल फटा था उसके बाद आपने देखा होगा कि माल देवता से जोड़ता हुआ जो पुल था वो कहीं ना कहीं टूट चुका था, यानी कि पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो गया था और आने जाने का संपर्क बिल्कुल टूट चुका था, जिसको लेकर अब शासन प्रशासन की तरफ से एक वैकल्पिक पुल जरूर वहाँ पर बनाया गया है और उसको सुचारू भी कर दिया गया है। यानी कहा जा सकता है कि प्रशासन लगातार लोगों की दिक्कतों को देखते हुए कहीं ना कहीं काम कर रहा है और लगातार इस तरह के जो रास्ते बंद हैं उनको खोलने का काम कर रहा है। लेकिन अभी देखिएगा कि यदि बात की जाए अन्य राज्यों की, अन्य जिलों की, तो तमाम जिलों में कहीं ना कहीं इस तरह की देखा जाए कि जो रास्ते हैं वो बंद है। चाहे चारधाम यात्रा की बात करें या अन्य पर्यटक स्थलों की बात करें, मसूरी की बात करें, तो उनको खोलने का प्रयास भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो मानसून है वो कब तक वापस लौटते हैं और कब उत्तराखंड को इस बारिश से राहत मिलती है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निकायों में हो रही कामों में देरी को लेकर के कड़ा रुख अख्तियार किया है। साफ तौर पे सभी महापौर से सवाल भेजे गए हैं कि आखिरकार अवस्थापना निधि में मिलने वाले करोड़ों रुपए का बजट किन कार्यों में लगाया जा रहा है। साथ ही साथ राजधानी लखनऊ के साथ साथ अभी तक अवस्थापना निधि में आए हुए पैसे से रोड के पैचिंग वर्क, सड़क के गड्ढों, गलियों में सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण क्यों नहीं हुआ। इन सवाल को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी। बैठक में महापौर को दिए गए कामों की श्रेणी में भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महापौर के पास जिन कामों को कराने की पावर है वो भी क्षमता से अधिक है। उन सवालों को लेकर के भी प्रदेश के मुखिया ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि अवस्थापना निधि जो करोड़ों रुपए की धनराशि अलग अलग नगर निकायों को बांटी गई है, उन राशि से अब तक क्या काम हुआ। इन सभी सवालों के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करवाया है और प्रशासन से कहा है कि सभी नगर आयुक्तों से सवाल किया जाए कि अवस्थापना निधि से जो पैसा आता है उससे अभी तक किस तरीके के काम कराए गए हैं, उन सभी को तफ्तीश से बताया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब महापौर पर बात आई तो महापौरों के कामों को, यानी कि जो महापौर हैं उनके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों की कितनी पावर महापौर के पास होनी चाहिए और कितनी नहीं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी विशेष तौर पे सवाल किया है। और इन सभी अवस्थापना निधि की अगर बात करें तो अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो तकरीबन 144 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लखनऊ को आवंटित हुई है, जो आम बजट से भी अलग है। इस बजट का प्रयोग अवस्थापना निधि से, मुख्यमंत्री के कोटे से महापौर के द्वारा किया जा सकता है। इन कार्यों की धनराशि का प्रयोग खासकर सड़क की मरम्मत, पैचिंग वर्क, नाली निर्माण के कार्यों में किया जाता है, लेकिन अभी तक उन कामों में देरी हो रही है। मुख्यमंत्री के पास तमाम जन शिकायतें पहुंची हैं जिनमें इस तरीके के कई मामले आए हैं जिसमें सड़क ना बनना, गड्ढों का होना, पैचिंग वर्क ना होना, नालियों का निर्माण ना होना, सीवर के ढक्कनों का खुला होना। इस तरीके की तमाम शिकायतों के बाद अब मुख्यमंत्री ने इस पर रुख इख्तियार किया है और सभी पे अवस्थापना निधि में खर्च हो रही धनराशि पर सवाल किया है कि आखिरकार जो अवस्थापना निधि में करोड़ों रुपए की धनराशि निचले स्तर पर भेजी जाती है उनसे उत्तर प्रदेश में क्या कार्य हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी जो त्यौहार हैं उसके दृष्टिगत कहीं न कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो ज़िले के मंडलायुक्त हैं, ADG हैं, IG हैं, SP हैं, उनके कहीं न कहीं एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और साफ तौर पे ये कहा गया है कि जिस तरह से लगातार शिकायतें मिली हैं, आप ये समझिए कि गोरखपुर में जिस तरह से पशु तस्करों द्वारा एक युवक की हत्या की गई थी, इस पूरे मामले को लेकर लगातार हालांकि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन वहीं पर शिथिलता बरतने वाले ऐसे पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिरी है। जिस तरह से
कुशीनगर में 2 थानाध्यक्ष और कई पुलिसकर्मियों को दंडित किया गया है और जिस तरह से कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है, ये भी माना जा रहा है और देखा जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा था कि जो भी शिथिलता या लापरवाही बरतते हैं अफसर, ऐसे अफसरों पर कार्रवाई हो, तो कहीं ना कहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जिस तरह से गोरखपुर में कैंप किया गया था और तमाम ये भी कहा जा रहा है कि गोपनीय सूचनाएं मुख्यमंत्री को भेजी गई, जिसमें ये प्रथम दृष्टया पाया गया कि कहीं ना कहीं तमाम ऐसे पुलिसकर्मी हैं और जिनकी सह पे कहीं ना कहीं पशु तस्करी का जो कारोबार है वो चल रहा था। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई भी कहीं ना कहीं कुशीनगर में देखने को मिली है। माना ये भी जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको अलर्ट के निर्देश दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो अधिकारी शिथिलता बरतेंगे वो भी आने वाले समय में कहीं न कहीं कार्रवाई के जद में होंगे। जिस तरह से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी और मिशन शक्ति का आगाज़ होगा, तो ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों के पेच कसेंगे। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं अरशाद अहमद। आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बात करते हैं मराठा आरक्षण पर हाई कोर्ट के बड़े फैसले की, जिसने पूरे राज्य की राजनीति और आरक्षण आंदोलन को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। मराठा आरक्षण से जुड़े अहम मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को जारी शासन निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने साफ कहा है कि ये याचिका जनहित याचिका के दायरे में नहीं आती। अगर शासन निर्णय को चुनौती देनी है तो इसके लिए सही रास्ता रिट या याचिका दाखिल करना होगा। ये जनहित याचिका अधिवक्ता विनीत धोत्रे ने दाखिल की थी। इसमें हैदराबाद गैजेट के कार्यान्वयन को मंजूरी देने वाले शासन निर्णय पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी है कि इस विषय पर पहले से हाईकोर्ट रिट याचिकाएं दाखिल है और उनकी सुनवाई चल रही है, इसलिए अलग से जनहित याचिका की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी अर्जी सही मायनों में जनहित से जुड़ी है, इसलिए इसे खारिज करना उचित नहीं है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। बता दें कि मनोज जारांगे ने 2 सितंबर को अपना अनशन खत्म किया था और उसी दिन सरकार ने एक अहम GR निकाला था। GR में मराठा समुदाय के पास लोगों को कुंभी या कुंभी मराठा के रूप में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया तय की गई थी। सरकार ने 58 लाख मराठा के कुंभी रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों में दर्ज करने, वंश वाली समिति बनाने और शिंदे समिति का कार्यालय उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई थी। हाई कोर्ट का यह फैसला मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। अब ये कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगी और देखना होगा कि वहां से क्या दिशा मिलती है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं अरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, जिस तरह से पाकवाड़ा TMU में जनपद संभल के असमोली क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा जो नर्सिंग 3य वर्ष की परीक्षा देने के बाद कक्ष से बाहर निकली और TMU की 3री मंजिल की इमारत से छलांग लगाकर आत्मघाती कदम उठाया और उसकी जान चली गई। उसके बाद कहीं ना कहीं जनपद संभल क्षेत्र के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके अभिभावकों में मायूसी और निराशा है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सवाल है कि आखिर छात्रा ने ऐसा क्यों किया। आपको बताएं, जिस समय छात्रा दोपहर के समय परीक्षा देकर अपने कक्ष से निकली और TMU की 3री मंजिल की इमारत से छलांग लगा दी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि आपको बता दें, TMU के जो मीडिया प्रभारी हैं
उन्होंने दावा किया है कि छात्रा को गंभीर हालत में तत्परता से टीएमयू के ही अस्पताल में भर्ती कराया था। तमाम कोशिशों के बाद जो एक्सपर्ट थे, डॉक्टर थे, वो छात्रा की जान बचा नहीं सके। आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है। यह जो छात्रा थी दीक्षा पाल, वो असमोली थाना क्षेत्र के गांव हीरापुर की रहने वाली थी और नर्सिंग की तृतीय वर्ष की छात्रा थी। परीक्षा दे रही थी। आखिर ऐसा क्यों किया? तमाम सवाल हैं। आपको बताएं, जनपद संबल के दर्जनों छात्र छात्राएं एमबीबीएस और बीएमएस और वहाँ से नर्सिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो अभिभावक हैं छात्र छात्राओं के, उनमें कहीं ना कहीं मायूसी है। सवाल ये है कि पहली घटना नहीं है, इससे पहले कई छात्राएं इसी तरह से आत्मघाती कदम उठा चुकी हैं और आत्महत्या कर चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीएमयू की महिला प्रोफेसर ने भी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये आत्महत्याओं का सिलसिला तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी में क्यों चल रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? हालांकि पुलिस, सीओ, हाईवे और एसपी सिटी जांच की बात कर रहे हैं। देखना होगा इसके पीछे क्या राज है। पुलिस खोल पाती है या फिर ये राज फिर दफन हो जाएगा जिस तरह से पीछे हुआ। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजेंद्र सिंह, जेके 24/7 न्यूज, जनपद संबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में नवरात्रों की शुरुआत से पहले अब जो है जिला प्रशासन की ओर से फरीदाबाद में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों को बंद करने का जो है फरमान जारी किया गया है और इसमें जो है बड़कल विधानसभा से विधायक धनेश अदलखा की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं और कहा जा रहा है कि फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र और बड़कल क्षेत्र में यदि किसी भी तरह की कोई अवैध मीट की शॉप या कहें कि मीट की दुकानें जो है वो पूर्ण तरह से 3 दिनों के अंदर अंदर बंद कर ली जाए, नहीं तो फिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। दरअसल बड़कल विधानसभा क्षेत्र हो या फिर एनआईटी विधानसभा क्षेत्र, वहां पर बहुत सारी ऐसी मीट की खुले में जो है मीट बेचने का काम करते थे, जिनको लगातार बंद कराने की बात जिला प्रशासन, नगर निगम की ओर से की जा रही थी। लेकिन बार बार चेताने के बावजूद भी जो दुकानदार हैं वो जो है आदेशों को अनदेखा कर रहे थे और प्रशासन की जाने के तुरंत बाद उन दुकानों को खोलकर जो है वहां पर मीट बेचा जा रहा था। इसी को लेकर लगातार कुछ सामाजिक संगठन और जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे थे। लेकिन अब नवरात्रों के समय पर जो है सीधे तौर पर नगर निगम की ओर से आदेश किए गए हैं और कहा गया है कि 18 से लेकर 22 तारीख तक यानी कि 3 दिन का समय दिया गया है और अगर उस दौरान कोई भी दुकानें खुली मिली तो फिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको सील करने का काम किया जाएगा। इसी कड़ी में आज पूरे दिन नगर निगम की टीमें अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें सैनिक कॉलोनी, बड़कल मेट्रो मोड़ से लेकर डबुआ चौक से लेकर गाजीपुर रोड या फिर कहेंगे जो है ग्रीनफील्ड एरिया और अन्य कई ऐसे जगह पर जाकर वहां पर दुकानों को जो है वहां पर मुनादी की गई। लोगों को अवेयर किया गया कि आने वाले समय में दुकानों को या तो स्वयं बंद कर लें या फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों लगातार कुछ सामाजिक संगठनों और हिंदू संगठनों की ओर से ये मांग की जा रही थी कि फरीदाबाद में जगह जगह पर तरह तरह की जो है मीटों की दुकानें खोली गई हैं और अवैध रूप से ये चल रही हैं, जिनको खुले में बेचे जा रहा था। ऐसे में अब हिंदू संगठनों के लेकर जो है विधायकों से मुलाकात हुई और विधायक ने अभी आदेश जारी कराए गए हैं कि अब 3 दिन के अंदर अंदर या तो दुकान बंद हो या फिर मुकदमा दर्ज होने के लिए तैयार रहें। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जो 24/7 न्यूज, फरीदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। मैं आपके साथ मनीष उपाध्याय, जनपद देहरादून के विधानसभा विकासनगर से। हम आपको आज बताने वाले हैं कि ऐसे ही स्टोरी जो विकासनगर और चक्राता के बीच जो लैंडस्लाइड हो रहा है इसको लेकर के। देखिए, इस समय उत्तराखंड में मौसम का दौर जारी है, वहीं इस मौसम के दौर में लगातार भूस्खलन देखे जा रहे हैं। ये ऐसे भूस्खलन इस बार देखने को मिले हैं जो कभी पहले ना तो हुए थे, ना ही ऐसे कोई डेंजर जोन पहले बने थे। कुछ डेंजर जोन ऐसे हैं जिन डेंजर जोन को जो इस बार चिन्हित किया गया है, उनमें कुछ डेंजर जोन जो है नए भी निकल कर आए हैं। ऐसे में विकासनगर के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यमुनोत्री मार्ग है, उस पर भी भारी भूस्खलन हुआ है। वहां पर भी यातायात बिल्कुल ठप हो गया है। इसी के साथ मटोगी मार्ग और जो चक्राता का जो डेंजर जोन है जजरेट, वहां पर भी इस समय स्थिति सही नहीं है। वहां पर भी भूस्खलन देखने को मिला है और इस भूस्खलन से
कहीं ना कहीं दोनों तरफ आवाजाही बिल्कुल ठप हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन लगातार अपनी जेसीबी को लगा करके लगातार यहाँ पर तैनात है और रास्तों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में बारिश लगातार कहीं ना कहीं उनके रास्ते में एक बार फिर से बाधा बनकर उत्पन्न हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं उनको रास्ते खोलने में कठिनाइयों का जो सामना है वो भी करना पड़ रहा है। ऐसे में देखिए प्रशासन लगातार अपनी जो प्रक्रिया है उसमें लगातार लगा हुआ है और वहीं जनता जो है, जनता को भी शासन प्रशासन एवं मौसम विभाग के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों से दूर रहें और जो नदी हैं, नाले हैं, गदेरे हैं, झरने हैं, ऐसे रास्तों से ना जाएं और वहां से ना गुजरें। क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी किए जाते हैं, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए जाते हैं और येलो अलर्ट भी जारी किए जाते हैं। ऐसे में जब रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो रेड अलर्ट अपने आप में गंभीर स्थिति का कहीं ना कहीं संकेत माना जाता है। ऐसे में प्रशासन से लगातार जनता जो है संपर्क बनाए रखे, उसके लिए अपील भी की जाती है। लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अनाउंसमेंट के द्वारा जो नदी है, झोपड़ी झुग्गी जो उनके किनारे पर बसी हुई है, उनको वहां से हटाने का प्रयास भी किया जाता है। ऐसे में अभी परवल गांव का एक हादसा सामने देखने को मिला था, जिसमें लगातार कुछ मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर नदी से निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहाव इतना तेज था कि ट्रॉली पलट गई और उसमें जो है 14 लोग जो ट्रॉली है उसमें समा गए नदी में और वह ट्रॉली जो है बह गई, जिसके बाद जो लाश है वो पुलिस को बरामद भी हुई थी। अभी तक 4 लोग उसमें से जो लापता है बताए जा रहे हैं। 8 की लाश जो है एक बार बरामद हुई, 2 महिलाएं थी जो उसमें, उसकी भी लाश जो है बरामद की गई है। लेकिन लिहाजा अब ये देखना होगा कि शासन प्रशासन कितनी पैनी नज़र यहाँ पर और बनाए रखता है और किस प्रकार से जनता की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं। जेके न्यूज़, विकास नगर, मनीष उपाध्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। जो बिहार विधानसभा की चुनाव नजदीक आता है तो बिहार में तापमान गर्म हो जाता है। इसी कड़ी में देखा गया है चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री हो, कहीं ना कहीं जो है बिहार के जनता को प्रलोभन देने के लिए लगातार बिहार दौरे पर है, लेकिन बिहार के मंत्री भी बाज नहीं आते। उनका भी जो है लगातार जो जनता के बीच में जाना और जनता के द्वारा उनको जो है दौड़ाना कहीं ना कहीं ये देखने को बिहार में मिल रहा है। भैया ये तो बिहार है, बिहार में जब युवा ने करवट बदला है तब इतिहास रचा गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है लगातार बिहार के लोग वोट तो देते गए, लेकिन बिहार में आखिर उद्योग क्यों नहीं, सवाल तो बनता ही है। आज जो है इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी प्रसाद यादव है, उनका भी बिहार अधिकार यात्रा जो है लगातार जो है चल रहा है, वो भी जनता के बीच में जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जो है वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, जिसमें राहुल गांधी जी भी साथ थे। लोगों को आग्रह कर रहे थे कि इस बार जो है बिहार में बदलाव होने की जरूरत है और जनता भी ठान लिया कि बिहार में परिवर्तन होना भी लाजमी है। आखिर बिहार की जनता कब तक जो है ठकैती का शिकार होते रहेंगे, कब तक जो है वोट देते रहेंगे। आखिर जो है वोट बिहार का और विकास गुजरात का क्यों? लगातार जन स्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर है, वो भी जो है संजय जायसवाल से लेकर बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री पर भी कटाक्ष किए हैं। उन्होंने गृह मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं जो है देश के जो बिहार का जो वोटर है उसको प्रलोभन देने के लिए जो गृह मंत्री आते हैं। तो आखिर जो वोट बिहार का और उद्योग गुजरात में क्यों, फैक्ट्री गुजरात में क्यों लगता है? कहीं ना कहीं जो बिहार के लोगों के साथ जो है, युवाओं के साथ जो है धोखाधड़ी का काम जो है एनडीए सरकार कर रही है। लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है बिहार में, कहीं ना कहीं जो एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए जो है एक तरफ जो स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है वो भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं बिहार की जो नौजवान है, बिहार के जो किसान मजदूर है, वो भी जान लिए, समझ लिए कि लगातार जो 20 वर्षों से जो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के रीजन में चल रहा है, लेकिन आखिर भैया बिहार का हुआ क्या? बिहार का भला किसके द्वारा किया जाएगा? लगातार जो बिहार का ठकैती का शिकार होते रहेंगे। क्या बिहार में उद्योग लगेगा? क्या बिहार में शिक्षा की बात करेंगे? क्या बिहार में स्वास्थ्य की बात करेंगे? क्या बिहार में जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उनके उद्धार के लिए सरकार कोई काम करेंगे? क्या बिहार में उद्योग लगाए? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल जो बिहार के युवाओं के दिल में खलता है कि आखिर बिहार का भला इस बार कौन करेगा? आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं मनीष कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। आप देख रहे हैं जेके 24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से धर्मनगरी राजिम तक नई ट्रेन सेवाएं शुभारंभ हुई है, जहां कल मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मेमू ट्रेन का सेवाएं प्रारंभ हुई है, जिनका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया। बता दें कि जो धर्मनगरी राजिम है, वहां छत्तीसगढ़ भारत के अन्य राज्यों से
वहीं अन्य जो विदेश है वहां से भी मेला में पर्यटक पहुंचते हैं और यहाँ का जो राजिम मेला है वो देश भर में मशहूर है। साथ ही यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू ने कहा कि इस रेल सेवा के प्रारंभ होने से राजिम की जो पर्यटन है उनको और भी बढ़ावा मिलेगा, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं इस धर्म नगरी राजिम में आने वाले देश सहित विदेशों के जो पर्यटक है उनको एक अच्छी सुविधा मिली है, जिनके लिए राजिम विधायक रोहित साहू ने मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं क्षेत्र के जो लोग हैं वे भी इस रेलवे सेवाएं के लिए प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत।